हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैं सत्यम कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फोरम पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सो दैट आप लोग सारी क्विजेस सॉल्व कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकें। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पड़े हुए हैं उस ऐप पर, तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जनरल स्टडीज़ का सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के क्विजेस स्टार्ट किए हैं और वहाँ से हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कन्वे करते हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपको पता ही होगा कि शिशुनाग जो था वो नाग वंश का शासक था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला मुर्शिदाबाद, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मुंगेर और चौथा वैशाली। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो शिशुनाग ने अवंती एवं वसराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। कौन कौन से क्षेत्र को जीता था? अवंती एवं वसराज को, और उसको अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। और इसके बाद इसने अपनी जो राजधानी थी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? वैशाली में। लेकिन जब इसके बाद कालाशोक आता है, जो कि आपको पता ही होगा कि बाद में इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी आयोजित कराई थी। तो कालाशोक नामक शासक आता है तो इसने फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ठीक है, बहुत सारे वंश हुए, लेकिन जो अपने साम्राज्य को बिल्कुल विस्तृत किया और जिसको हम लोग एक सम्राट मानते हैं, तो इनमें से वो कौन सा वंश था वो आपको बताना है। तो देखिए, काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो आंसर होगा वो है मौर्य वंश, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम लोग सम्राट की बात करें कि किस प्रकार से एक महान सम्राट का उदय हुआ था भारत में, तो वो मौर्य वंश से ही हुआ था। जैसे कि आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले अपना साम्राज्य का निर्माण किया था एक बेहतरीन लेवल पे। अगर वहीं पे हम लोग बात करें इनके द्वारा स्थापित किए साम्राज्यों में, तो मौर्य वंश द्वारा ही सबसे बड़ा और सबसे पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था। और अगर इनके विशाल साम्राज्य की बात करें तो ये ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से फैला हुआ था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर महापद्म की बात करें तो वो नंद वंश का एकमात्र शासक था जिसने कौशाम्बी, कौशल और अवंती में शासन कर रहे थे सारे लोगों को पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मौर्य वंश है जिसने प्रथम साम्राज्य निर्माण किया था। उम्मीद करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखना है कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। पहला है मौर्य, दूसरा है नंद, तीसरा है पल्लव और चौथा है गुप्त। तो जिसको टाइम पीरियड पता होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। तो देखिए, इनमें से जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो है आपका नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश। याद रखना है आपको, सबसे प्राचीनतम चारों में से मैं एकदम पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला अगर पूछता है तो उसमें हर्षक वंश अगर ऑप्शन रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन जो है उसमें नंद वंश सबसे प्राचीनतम है। अगर वहीं पे नंद वंश का शासनकाल की बात की जाए तो वो था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, मतलब 344 बीसी से 323 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था नंद वंश का। अगर वहीं पे मौर्य वंश की बात की जाए तो इनका शासनकाल जो था, रूलिंग पीरियड था, वो था 322 बीसी से 184 बीसी, मतलब 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अगर गुप्त वंश की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो था 320 ईस्वी से 554 ईस्वी, मतलब कि 320 एडी टू 554 एडी। और लास्ट में हम लोग अगर पल्लव वंश की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो था 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक, मतलब 171 बीसी से 26 एडी तक। तो उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अपना प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना है तो प्लीज़ आप लोग नोट्स लेके बैठा करिए, सो दैट मैं यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो आप कहीं पे एक छोटे से नोट्स में, ऐसा नहीं करेगा बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए, एक छोटा सा रफ आइडिया के लिए आप कहीं पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको चारों राजवंश के
टाइम पीरियड पता चल गए तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो वो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है पर्ण, तोल, काकड़ी और दिनार। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा, तो अगर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित हम लोग मुद्रा की बात करें तो वो था इसका ए ऑप्शन, जो कि है पर्ण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित है यानी कि जो क्वाइंस थे उसको हम लोग बोलते थे पर्ण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मौर्य काल के अगर सिक्के की बात की जाए, जो क्वाइंस थे वो किस चीज के बने होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा वो जनरली गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज के बने होते थे, यानी कि सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण भी कहा जाता है। और चांदी के सिक्कों का अगर स्पेशली आपसे पूछता है कि मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उन्हें कारसापड़ या धरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारसापड़ या धरण। और वहीं पे तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे। क्या कहते थे? मासक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्ण। ओवरऑल अगर पूछता है कि मौर्य साम्राज्य प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो वो हो जाएगा पर्ण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चार नाम आपको दिए गए हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मौर्यन डायनेस्टी रूलर? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु, यानी कि ए। आपको पता होगा कि अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश था का था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। और अजात शत्रु के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो था वो था 492 बीसी टू 460 बीसी, यानी कि 32 साल इसने शासन किया था। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर इसने शासन किया था। और इसके अगर उपनाम की बात की जाए तो अजातशत्रु का उपनाम जो था वो था कुणिक। और यह बिंबिसार का पुत्र था। आपको पता ही होगा बिंबिसार के बारे में। तो यह बिंबिसार का पुत्र था और इसका उपनाम कुणिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स, मौर्य वंश का अंतिम राजा था, मतलब जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर कौन था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, बृहद्रथ, कुणाल, संपति या संप्रति और चौथा ऑप्शन है सालिसुक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर हम लोग मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहस्पति था। और पुष्यमित्र शुंग जो था इसका सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने क्या किया था, 185 बीसी में, 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, जो महाकवि बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरित में भी लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी स्वामी बृहत मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला था। यानी कि जो बृहद्रथ था उसको पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कब की थी? 185 बीसी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट करके जो भी सजेशंस या जो भी आपको बताने हो या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी उसको बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग के अंदर थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। आप लोग जब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमें भी लगता है चलिए कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ एंड्रॉयड ऐप मैकेनिकल फॉरम जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? ठीक है, पूछा गया है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। पहला ऑप्शन है विष्णु धर्मशास्त्र, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति और चौथा है नारद स्मृति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? मनु स्मृति। ठीक है, और इसके रचनाकार किसको बोला जाता है? मनु को ही माना जाता है। तो मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है और इसके रचनाकार कौन थे? मनु जी थे। और इसके रचना का अगर समय पूछा जाए तो याद रखिएगा 184 बीसी से 100 बीसी के बीच माना जाता है। यानी कि इसकी जो रचना का टाइम पीरियड है वो 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच मनु जी के द्वारा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अशोक सेकेंड? पहला ऑप्शन है
समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अशोक सेकंड के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि कनिष्क भी अशोक की तरह एक बौद्ध अनुयायी था, और इसने भी अशोक की ही तरह बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अपने साम्राज्य के अंदर। ठीक है, बहुत सारा प्रचार इसने भी करवाया था। और इसी इसीलिए, और इसने आपको पता भी होगा कि कनिष्क जो है इसने भी एक चौथे जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कराया था अशोक की तरह। अशोक ने तीसरा कराया था, इसने चौथे का कराया था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का इतना अच्छा फॉलोअर होने के लिए इसे क्या बोला जाता है, अशोक सेकेंड भी बोला जाता है कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, इंडो ग्रीक शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, आरआरबी भोपाल 2007 में और आरआरबी गोरखपुर 2003 में। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है खारवेल। ठीक है, तो हाथी गुफा खारवेल से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे ये पूछता है खारवेल का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो याद रखिएगा इसने एक अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुफा अभिलेख, वहां से इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और खारवेल किस वंश का राजा था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये चेदी वंश का राजा था। किस वंश का, चेदी वंश का। ठीक है, इसको महाराज, महामेघवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा जाता है था। ठीक है, कहा गया है। और अगर आपसे ये पूछता है कि जो खारवेल था ये किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रखिएगा ये जैन जैन धर्म का अनुयायी था या संरक्षक था। उम्मीद करता हूँ खारवेल से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। देखिए चार वंश आपको दिए गए हैं और इसको क्रम से सजाना है। ठीक है, जैसे चारों देखिए दिए गए हैं लेकिन अलग अलग, कहीं इसको पहले कहीं उसको बाद में, तो इसको आपको क्रम से सजाना है, कौन पहले कौन बाद में, इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगर हम अभी हमने बताया भी था इसमें से कुछ, मौर्य वंश की अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 323 बीसी से 184 बीसी। सुंग वंश की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 185 बीसी से 73 बीसी। कुषाण वंश की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 58 बीसी से 174 एडी। और वहीं पे गुप्त वंश की बात करें तो 319 एडी से 550 एडी। तो इस तरीके से जो हमारा सबसे सही क्रम बैठ रहा है वो है ए ऑप्शन, मौर्य, देन सुंग, देन कुषाण और फिर गुप्त वंश। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है आज का, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक है श्रीगुप्त और एक है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए अगर हम लोग देखें तो शुरुआत तो इस वंश का संस्थापक तो था श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है वास्तविक संस्थापक, आपको बताना है, क्या बताना है, वास्तविक संस्थापक। जब कभी आपको क्वेश्चन में ये मिले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर यहीं पे वास्तविक शब्द ना रहता है तो वहां पे हमारा फिर आंसर चेंज हो जाता, फिर ये हो जाता श्रीगुप्त। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर ये पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और अगर केवल इतना पूछता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त, क्योंकि शुरुआत श्रीगुप्त ने ही किया था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने 319 से 335 एडी तक शासन किया था, 6 साल। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ठीक है, आप अगर आप लोग कहीं कभी महरौली गए होंगे, वहां पे जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार परिसर में, अगर आप लोग दिल्ली विजिट किए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। तो ये पूछा हुआ है कि वो लौह स्तंभ किसने बनवाया था जिसपे आज तक जंग नहीं लग पाया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ है उसको माना जाता है कि ये किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि गुप्त वंश का ही शासक है, जिसने विक्रमादित्य की भी उपाधि ली थी।
और सबसे बड़ी इस लौह स्तंभ की विशेषता ये है कि आज भी इसकी चमक वैसी की वैसी बनी हुई है, धुंधली नहीं हुई है और उस पर जंग नहीं लगा है, ठीक है। और इस पर जो ये लौह स्तंभ है, इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वहां पे बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अपना 13th क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। अभी हमने देखा था कि जो मौर्य वंश के शासकों द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे उसको क्या कहते थे, पर्ण कहते थे। और अब देख रहे हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो देखिए, गुप्त शासकों द्वारा या राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक। तो आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। इसका निर्माण क्षत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। और अगर वहीं पे इस सिक्कों का वजन आपसे पूछता है तो याद रखना है 30 ग्रेन से 35 ग्रेन इसका वजन होता था। कितना? 30 ग्रेन, यानी कि 30 ग्रेन से 35 ग्रेन इसका वेट होता था। किसका? ये जो सिक्के थे चांदी के, जिसको रूपक बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए? मतलब कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने काफी अच्छे से अपने शासन को चलाया और शांति प्रिय तरीके से चलाया और जो फॉरेन रिलेशन है उसको काफी अच्छे से बनाए रखा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए, इसमें जो नाम आता है वो है कुमार गुप्त का। किसका? कुमार गुप्त का। ठीक है। तो कुमार गुप्त जो था, इसने लगभग 40 वर्ष अपना शासन किया था और काफी शासनकाल जो इसका था काफी शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता था। ठीक है। और वहीं पे अगर देखा जाए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को, इसने तो इन लोगों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, लेकिन इस शांति तरीके से निर्माण, क्योंकि अगर आप शांति बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे तो उतना निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए तो आपको युद्ध करने पड़ेंगे। लेकिन जब इन दोनों के द्वारा, मतलब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विशाल साम्राज्य का निर्माण करके इसको दिया गया कुमार गुप्त को, तो कुमार गुप्त ने इसको सुशासित तरीके से और सुसंगठित तरीके से बनाए रखा और वैदेशिक संबंधों को भी काफी अच्छे से स्थापित किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संत ने सॉरी किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। पूछा है कि कौन सा ऐसा बौद्ध अनुयायी था और चीन से, मतलब वो चीन से भारत आया था, जिसने बौद्ध धर्म की जो रचनाएं थी उसको संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आइचिंग है इसको इत्सिंग भी बोला जाता है और आइचिंग भी बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और इसका आंसर जो होगा यही सही होगा, सी, आइचिंग या इत्सिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इत्सिंग जो था ये 700 से 712 के बीच आया था और इसने ही लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। और ये हुएनसांग के बाद भारत आया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि इसिंग और हुएनसांग में से पहले कौन आया था, तो याद रखिएगा हुएनसांग पहले आया था, उसके बाद इसिंग आया था। और ये लगभग 700 से 712 एडी के बीच में इसने लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैकेनिकल फॉरम, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।